दोस्तों। पर्यावरण की हमारी सीरीज़ में ये हमारा पहला वीडियो है। आइए देखते हैं। जो धारणीय विकास है, धारणीय विकास की सर्वप्रथम व्याख्या कहाँ पर हुई थी? एक रिपोर्ट आई थी, आवर कॉमन फ्यूचर, 1987 में, उसी रिपोर्ट में। और धारणीय विकास का पूर्ण समर्थन कब मिला? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो एजेंडा घोषित किया गया था, एजेंडा 21, उसमें। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 का मुख्य विषय क्या था? सतत विकास। कार्बन का मूल रूप क्या होता है? ग्रेफाइट और हीरा। जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सौर विकिरण की। पौधों के मूल रोम अर्थात जड़ें किस चीज़ की बनी होती हैं? सेलुलोज की। और इनकी कोशिका भित्ति किसकी तरह काम करती है? पौधों की पारगम्य कला की तरह। पेक्टिन क्या है? तो पेक्टिन जो है मूल रोम को मिट्टी से चिपका के रखता है। जड़ों को मिट्टी से चिपका के रखने वाला पदार्थ है पेक्टिन। अगर उर्वरकों का प्रयोग करने के बाद तुरंत सिंचाई ना की जाए तो क्या होगा? मृदा विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मूल रोम जल का अवशोषण नहीं कर पाते। वायुमंडल में जो गैसें हैं सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ये क्रम देखते हैं। तो पहले नंबर पे है नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन, CO2, नियान, हीलियम, मीथेन। धारणीय विकास के 17 लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। ये धारणीय विकास के 17 लक्ष्य कब प्रस्तावित किए गए थे? Rio+20 सम्मेलन 2012 में। ये 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं और इनका क्रम से याद करना होता है, ये देख लेते हैं। गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और साफ सफाई, ऊर्जा, आर्थिक विकास और रोजगार, और बुनियादी ढांचा। फिर असमानता, टिकाऊ शहर, खपत और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, समुद्री संसाधन, वनों का प्रबंधन, समावेशी समाज, और 17वां लक्ष्य है सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी। यूएनओ ने सतत विकास वर्ष किसे घोषित किया था? 2003 को। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कब शुरू हुए थे? 2014-15 में। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना रियो समिट 1992 में हुई थी। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना COP7 2001 जो मराकस में हुआ था। Rio+5 1997 न्यूयॉर्क। Rio+10 2002 जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में है। Rio+20 2012 जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। और Rio+20 की थीम क्या थी? द फ्यूचर वी वांट। किस सम्मेलन में भारत ने ग्रीन इकोनॉमी पर जोर दिया था? Rio+20 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर है? नागपुर, 1958। ये किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कहाँ कहाँ? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। NEA नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी का गठन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है?
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन कब लागू हुआ था? 23 मार्च 1950 को। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1951 में बना था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कब गठित हुआ था? 1972 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी 1970। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अर्थात छाता विधान कब आया था? 1986 में। किस एक्ट के तहत यह अधिनियम आया था? 253 के तहत। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब गठित हुआ था? 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 को। किस एक्ट के तहत? 21 के तहत। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम क्या है? कुएं और झरनों की साफ सफाई करना और इसका गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? CPCB का जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974। इको मार्क कौन प्रदान करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1991 से। ग्रीन डेवलपमेंट बुक के लेखक कौन थे? एडम्स। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट के लेखक एल्सवर्थ हटिंगटन। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मासानोबु फुकुओका। ग्रीन आर्मी का गठन किस देश ने किया था? ऑस्ट्रेलिया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 5 जून 1973 को। ग्रीन वॉश का मतलब क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? स्वपोषित। पारिस्थितिकी देखते हैं तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रेटर ने। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ओकियोलॉजी के नाम से किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? AG टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक खुला तंत्र है। ठीक है, खुला तंत्र क्यों है? क्योंकि इसमें जो है पदार्थों का लगातार इनपुट और आउटपुट बना रहता है। ये जो पारिस्थितिक तंत्र है इसको बायोसिनोसिस किसने कहा था? मोबियस ने। और माइक्रोकॉस्म किसने कहा था? फोर्ब्स ने। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय, अजैविक से जैविक की ओर। और होता क्या है कि प्रत्येक अगले स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% भाग ही प्राप्त होता है, 90% भाग नष्ट हो जाता है। पारितंत्र किससे मिलकर बनता है? जैविक और अजैविक घटकों से। जीव से जैव मंडल का जो जैविक संगठन है उसका सही क्रम क्या है? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य। सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र क्या है? सागर। ये विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। वियोजक का कार्य क्या होता है?
ये कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। किसी क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है क्या कहते हैं? वहन क्षमता। कौन सा पद जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान के साथ साथ उसकी क्रियात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? पारिस्थितिक कर्मता। अपघटक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की भूमिका कौन निभाता है? चींटी। ये करती क्या है? पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। सही वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। जैविक और अजैविक घटक के बीच बिचौलिए का काम कौन करता है? उत्पादक। डाइटम का मतलब क्या है? स्वपोषी। क्रिस्टेशियाई का मतलब शाकाहारी और हेरिंग का मतलब मांसाहारी। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है? ऊर्जा का को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल स्वरूप बदल सकते हैं। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसका कुछ ह्रास होता है। ऊर्जा के प्रवाह में 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा। उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? सर्वाहारी अर्थात ओमनी वोरस को। हर्बीवोरस कौन होते हैं? शाकाहारी। कार्निवोरस मांसाहारी और ओमनीवोरस सर्वाहारी। डिकम्पोजर अपघटक को कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन अर्थात जैविक आवर्धन क्या है ये? तो कुछ प्रदूषक जो हैं आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं। डीडीटी कैसा प्रदूषक है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब अनिम्नीकरणीय, मतलब ये ख़त्म नहीं होता। जो डीडीटी है वो समाप्त नहीं होता, वो बना रहता है कई सालों तक। जो डीडीटी है खाद्य श्रृंखला में तीसरे स्तर में, खाद्य श्रृंखला में तीसरा स्तर होता है उनमें इसका जो सांद्रण है वो सर्वाधिक होता है। और तीसरा स्तर क्या है? मांसाहारी। यह डीडीटी क्या है? कीटनाशक है जो वसा वाले ऊतकों में जम जाता है। अनुक्रमण की परिभाषा किसने दी थी? क्लीमेंट ने। और अनुक्रमण को क्रमागत विधि किसने बताया था? ओडम ने। जैविक अनुक्रमण का क्रम क्या है? नगनीकरण, प्रवास, अस्थापना, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को चलाने के लिए आवश्यक है क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी पदछाप। और पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या होती है? भूमंडलीय हेक्टर, भूमंडलीय हेक्टेयर। स्थिर जल का जो आवास होता है उसको क्या कहते हैं? लेंटिक। और बहते जल के आवास को लोटिक। इकोटोन क्या है? दो समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र।
पारितंत्र की घटती उत्पादकता का क्रम। मैंग्रोव, घास, झील, महासागर। पिक्नोक्लाइन क्या है? तो पिक्नोक्लाइन क्या होता है कि जल के घनत्व की प्रवणता को बताता है, और हेलोक्लाइन लवणता को बताता है। थर्मोक्लाइन गहराई के साथ तापमान में बदलाव को बताता है। गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नीज नेस ने। पारिस्थितिकी नीचे शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जोसेफ ग्रीनेल। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए अधिनियम कब आया था? 2006 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र किस अधिनियम के तहत घोषित किए गए हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें क्या होता है? कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध नहीं है। ठीक है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं। तो जैव विविधता का जो अल्फा, बीटा, गामा, ये जो वर्गीकरण है वो किसने दिया था? व्हिटेकर ने। अल्फा में क्या होता है? प्रजाति विविधता, बीटा में क्षेत्रीय विविधता, और गामा में संपूर्ण भूदृश्य की विविधता। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का प्रतिपादन किसने किया था? डासमैन ने। और बायोडाइवर्सिटी का प्रतिपादन डब्ल्यू.जी. रोजेन ने। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कुछ देश जो है 29 दिसंबर को भी जैव विविधता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अभिसमय लागू हुआ था। जैव विविधता दशक क्या है? 2011 से 20। भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर, गुजरात में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है पृथ्वी में? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में। और इस क्षेत्र को अनुकूलतम वायोम कहा जाता है। हॉटस्पॉट देख लेते हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है? तो जहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है, लेकिन साथ ही जीवों के अस्तित्व में भी खतरा होता है, ऐसे क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कहा जाता है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने। भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार सीमा, और सुंडालैंड। ठीक है। तो भारत म्यांमार सीमा और सुंडालैंड, इन्हीं दोनों का भाग है क्या? अंडमान निकोबार। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? जैव मंडल रिजर्व। इसमें क्या होता है? इन सीटू अर्थात स्वस्थानीय संरक्षण किया जाता है। नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य में संरक्षण का प्रकार क्या है? इन सीटू। भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कितने यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं? 11। भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ठीक है। तो इसमें जो है, जो केवल लक्षद्वीप में एटॉल प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक है। बाकी तीनों में फ्रीजिंग प्रवाल पाई जाती है। क्रायोबैंक एक्स-C2 संरक्षण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र किससे संबंधित है? आनुवंशिक विभिन्नता से। क्या IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग है? नहीं, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
किसी प्रजाति को कब विलुप्त मान लिया जाता है? जब 50 साल तक वो देखी न जाए। रामसर अर्थात ईरान सम्मेलन कब लागू हुआ था? 1975 में। रामसर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में बैठक हुई थी, इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाले राज्य कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड क्या है? तो ये उन आर्द्रभूमियों की सूची रखता है जहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप की वजह से बदलाव हुए हैं। भारत में आंतरिक आर्द्रभूमि का प्रतिशत कितना है? आंतरिक आर्द्रभूमि का 70% और तटीय आर्द्रभूमि का 27%। सूक्ष्म आर्द्रभूमि 3%। जैव विविधता अधिनियम 2002 दिसंबर 2002 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब बना था? 2003 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पहली बैठक कब हुई थी? 2004 में। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? 2001 में। NBA राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसका काम क्या होता है? जैव चोरी को रोकना और संसाधनों का संरक्षण। इसकी अनुशंसा के बिना बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। सीब कथार्न। सीब कथार्न क्या है? सीबकथॉर्न क्या है? सीबकथॉर्न हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली पर्णपाती झाड़ी है जिसमें विटामिन और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। चंगेज खान ने इसे अपने सैनिकों को खिलाया था। समशीतोष्ण अर्थात टेम्परेट जोन और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की अवसन्न अवस्था को क्या कहते हैं? शीत निष्क्रियता अर्थात हाइबरनेशन। तो शीत निष्क्रियता क्या होती है, देख लेते हैं। होता क्या है कि ये लोग कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड दोनों में पाई जाती है, ऐसा नहीं कि एक में पाई जाए। तो कोल्ड ब्लड वाले जो जीव होते हैं उसमें पाई जाती है और वार्म ब्लड वाले जीव होते हैं उसमें पाई जाती है। होता क्या है कि जब गर्म मौसम का खाना ठंडे मौसम में नहीं मिलता, गर्म मौसम का खाना ठंडे मौसम में नहीं मिलता, तब क्या होता है? तब जानवर जिंदा रहने के लिए हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं। इसमें इनका ताप घटकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर आ जाता है, इनके शरीर का ताप। उससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है, श्वसन धीमा हो जाता है, श्वसन की जो दर होती है वो धीमी हो जाती है और जिसकी वजह से उपापचय घट जाता है और ये उसी वसा के सहारे जिंदा रहते हैं जो हाइबरनेशन से पहले उनके शरीर में एकत्रित थी। इसी को कहते हैं हाइबरनेशन अर्थात शीत निष्क्रियता। क्या व्यापक निच प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी होते हैं? नहीं। ब्राह्मणी और वैतरणी नदी समुद्र में जाने से पहले किस स्थान पर मिलती है? भितरकणिका में। ब्राह्मणी नदी को झारखंड में क्या कहते हैं? दक्षिणी कोयल। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से जो प्रथम है वो कौन है? शीतोष्णकटिबंधीय वर्षावन। टूमारोजो बायोडायवर्सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वंदना शिवा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष शिकोया। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है कहाँ पर? गहरे सागर में। अब हरित गृह प्रभाव
एवं जलवायु परिवर्तन देखते हैं। तो पृथ्वी पर सौर ऊर्जा किस रूप में पहुंचती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने। क्या आर्गन ग्रीन हाउस गैस है? नहीं। कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड N2O कैसी गैसें हैं? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन इनका जो योगदान है वो कम होता है। ग्रीन हाउस इम्पैक्ट में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसें, पहले नंबर पे जलवाष्प, फिर CO2, फिर मीथेन, फिर ओजोन। क्या हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैसें हैं? नहीं। ये प्रकृति में द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है, हाइड्रोजन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसी गैस है? ग्रीन हाउस। अप्रत्यक्ष रूप से शामिल जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मीथेन वोलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। मीथेन के उत्सर्जन के स्रोत देखते हैं। तो ह्यूमन सोर्स क्या है? धान के खेत, कोयले की खान, घरेलू पशु। और नेचुरल सोर्स क्या है? समुद्र, आर्द्र भूमि और हाइड्रेट। कार्बन निषेचन अर्थात कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? कि जब CO2 बढ़ने के कारण पेड़ पौधों में वृद्धि होने लगती है, वही कार्बन निषेचन है। समय से पहले आम में बौर आना किसके कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे पहले प्रभावित होगा, आर्कटिक और ग्रीनलैंड की जो हिम चादर है वो। मिलानकोविच परिकल्पना क्या है? सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन के लिए पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी जिम्मेदार है, यही मिलानकोविच परिकल्पना है। मिलानकोविच ने कहा था कि सौर विकिरण की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें सब ह्यूमन सोर्स ही जिम्मेदार नहीं, वो पृथ्वी के की जो स्थिति बदल रही है वो भी जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त होता है? आइस कोर से। UNFCCC का जो गठन है वो कब हुआ था? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में। और ये प्रभावी कब से हुआ है? 1994 से। मोमेंटम फॉर चेंज किसकी पहल थी? UNFCCC की। पृथ्वी काल क्या होता है? तो ये जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने वाला एक आंदोलन है। इसमें क्या होता है कि हर साल एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है, यही पृथ्वी काल है, वो 1 घंटा। और ये किसकी क्या पहल है? पृथ्वी काल WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की। UNFCCC का जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। ये क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में। और ये प्रभावी कब से हुआ है? 2005 से। CMD क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म स्वच्छ विकास युक्ति का वर्णन किस में मिलता है? क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 में। इसमें क्या है कि जो Annex 1 में शामिल विकसित देश हैं और गैर एनेक्स देशों में CMD परियोजनाएं क्रियान्वित करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तो जो Annex 1 के विकसित देश हैं वो पैसा देंगे विकासशील देशों को कि आप अपने यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन कम करिए, उससे क्या होगा? विकसित देशों को कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। प्रमाणित उत्सर्जन कटौती किसके अंतर्गत आती है?
सीएमडी के अंदर। कार्बन टैक्स सबसे पहले किसने लगाया था? न्यूजीलैंड ने 2005 में। वन कार्बन भागीदारी सुविधा 2008 वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप किसकी पहल है? वर्ल्ड बैंक की। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में आया था। नागोया प्रोटोकॉल 2014 में। और ये जो दोनों हैं प्रोटोकॉल, ये दोनों जैव विविधता अभिसमय के पूरक प्रोटोकॉल हैं। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि कब लागू हुई थी? 2007 में यूरोपियन यूनियन के द्वारा। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? कार्बन पदचिह्न। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का जन्म किससे हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल से। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया है? WRI और WBCSD के द्वारा। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी? 2008 में, 30 जून 2008 को। और ये जो प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना है, इसके टोटल 8 मिशन हैं। कौन कौन से? सोलर, अवशिष्ट से ऊर्जा, वनरोपण, पर्यावास, जल, हिमालय, कृषि, ज्ञान। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान क्या है ये? तो जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए बनाई गई एक योजना। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? 1979 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 रियो +5 कब हुआ था? 1997 में। कार्बन व्यापार किसकी पहल थी? क्योटो प्रोटोकॉल की। ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो ओजोन का निर्माण किस परत में होता है? स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में। इसके समताप मंडल का जो निचला हिस्सा है, निचले हिस्से में जो 10 से 50 किलोमीटर की रेंज है ऊंचाई पर, वहाँ पे सर्वाधिक मतलब वो होता है, मतलब ये रहती है ओजोन मंडल। और इसका जो ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण है वो कितने किलोमीटर पे है? 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। ओजोन की सर्वाधिक मोटाई कब रहती है? वसंत ऋतु में। और ओजोन की सबसे कम मोटाई वर्षा ऋतु में। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। ओजोन का निर्माण किसके द्वारा होता है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा, पराबैंगनी विकिरण के द्वारा। रेनेटिंग किससे संबंधित है? पनीर से। प्लाज्मिड्स किससे संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी से। ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रिज में प्रशीतक के रूप में कौन सी गैस प्रयोग होती है? अमोनिया और मेफ्रॉन। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी टोटल गैस कौन कौन सी हैं? CFC तो है, ये है पहले नंबर पे। हेलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन और हेलोन। CO2 सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है? थर्मल पावर स्टेशन से। CFC कहाँ से निकलती है? फ्रिज से। नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से निकलती है? जलमग्न धान के खेतों से। और सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है सबसे ज़्यादा? ईंट के भट्टों से। ठीक है, तो ये वाले वीडियो में हम लोग
यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू।